हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज के सेशन को, आज के हमारे डेली करंट अफेयर को। और आज है मंडे 27 ऑफ अक्टूबर। तो 27 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर हम डिटेल में समझ लेते हैं। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिए, रिलैक्स होकर सेशन को देखिएगा। और पीडीएफ के लिए आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। यहीं पर आपको डेली करंट अफेयर का मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा और अदर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। तो आप विजिट कीजिएगा एप्लीकेशन को। तब तक हम चलते हैं आज के करंट अफेयर के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। देखिए, हाल ही में प्रोजेक्ट अरुणांक का 18वां स्थापना दिवस मनाया गया। यह परियोजना किस संस्था के द्वारा शुरू की गई थी? यहां पर एक प्रोजेक्ट की बात की जा रही है जिसका नाम है प्रोजेक्ट अरुणांक। एक राज्य के नाम से इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट अरुणांक की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, हाल ही में इसका 18वां स्थापना दिवस कंप्लीट किया गया है, मनाया गया है। एक्चुअल में बीआरओ की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा बॉर्डर एरिया है वहां पर निर्माण कार्य करने के लिए जाना जाता है, स्पेशली सड़कों के निर्माण के लिए। तो एक प्रोजेक्ट लाया गया था 2008 में, इसका नाम था प्रोजेक्ट अरुणांक। जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर एरिया है, जो हमारा रिमोट एरिया है, जो कि तिब्बत चाइना की बॉर्डर से लगता है, वहां पर ब्रिज का निर्माण करना, रोड का निर्माण करना, टनल्स का निर्माण करना, ताकि अगर कोई भी युद्ध जैसी स्थिति आती है चाइना के साथ या फिर कोई भी ऐसी अदर क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए तो हमारी जो आर्मी है वो इमीडिएट रिस्पॉन्स कर सके। उनके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिलना चाहिए अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरिया में। इसलिए वहां पर रोड का निर्माण किया गया, ब्रिज का निर्माण किया गया और टनल्स के निर्माण के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, प्रोजेक्ट अरुणांक। तो 2008 में इसको शुरू किया गया था। 2025 में इसका 18वां स्थापना दिवस मनाया गया है प्रोजेक्ट का। किसके द्वारा? बीआरओ के द्वारा। तो इसी ने इसे शुरू किया था अरुणाचल प्रदेश में। यहां पर बीआरओ की बात हो रही है तो कैजुअली इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, क्योंकि काफी एग्जाम में हमने क्वेश्चन देखा है बीआरओ से और ये समय समय पर सुर्खियों में भी रहता है। जो भी हमारे बॉर्डर एरिया से वहां पर सड़कों के निर्माण के लिए जाना जाता है ताकि कनेक्टिविटी बढ़े, हमारी जो सेना है वो इमीडिएट रिस्पॉन्स कर पाए अगर कोई भी प्रॉब्लम आए। बॉर्डर एरिया में हिमालयन जो ऊंचाई वाले हिस्से हैं वहां पर सड़क का निर्माण करने के लिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। पार्लियामेंट में प्रॉपर बिल लाकर इसे एक संस्था के रूप में गठित किया गया था। काम वही है, बॉर्डर एरिया को रोड नेटवर्क से जोड़ना, मेंटेन करना, ये सारे काम ये करता है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्य करता है। जो हमारा रक्षा मंत्रालय है उसके अंतर्गत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। इसकी स्थापना 7 मई 1960 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलता है और लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन बीआरओ के डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। इसी का प्रोग्राम है जिसका नाम है प्रोजेक्ट अरुणांक। 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन हमारा अरुणांक से था। आगे चलें। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में भारत में वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? एक रिपोर्ट आई है, कुछ 2 रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो कि हेल्थ और एनवायरमेंट से रिलेटेड या फिर पॉल्यूशन से रिलेटेड डेटा देते हैं और इन पर रिसर्च का काम करते हैं। 2 ऐसे इंस्टीट्यूशन के द्वारा एक रिपोर्ट को हाल ही में जारी किया गया, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 रिपोर्ट। यह आई 2025 में लेकिन 2023 के डेटा पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि जो एयर पॉल्यूशन है उसके कारण जो बीमारियां फैलती है, एयर पॉल्यूशन के कारण इंडिया में 2023 में 2 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी। कितने? 2 मिलियन लोग मरे थे एयर पॉल्यूशन के कारण। यह इस रिपोर्ट में बताया गया है। 2 इंस्टीट्यूशन जिनकी मैं बात कर रहा था वो है हेल्थ इफेक्टिव्स इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन। तो ये 2 संस्थाएं हैं, 2 रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, इनके द्वारा स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 रिपोर्ट को जारी किया गया। वर्ल्ड से रिलेटेड डेटा को भी यहां पर साझा किया गया है और इंडिया से रिलेटेड डेटा भी यहां पर बताया गया है।
अगर हम इंडिया की बात करें तो इसमें साफ कहा गया है कि 2023 में इंडिया में जो एयर पॉल्यूशन है उसके कारण जितने भी डिसीज हुई है उनसे 2 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है। अब पूरे वर्ल्ड में इन्होंने जिस चीज को एड्रेस किया है, इन्होंने बताया है कि 2023 में पूरे वर्ल्ड में 7.9 मिलियन मतलब ऑलमोस्ट 79 लाख 79 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हुई है एयर पॉल्यूशन से संबंधित डिसीज के कारण। मतलब हर 8 में से एक डेथ वर्ल्ड में एयर पॉल्यूशन के कारण हुई 2023 में। अभी भी दुनिया की 36% आबादी ऐसी है जो कि बहुत बेकार एयर, मतलब जो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, मतलब डब्ल्यूएचओ का जो स्तर है उसकी मात्रा से अधिक पॉल्यूशन वाली एयर में सांस ले रहा है। 36% आबादी पॉपुलेशन वर्ल्ड की अभी भी ऐसी है। तो वर्ल्ड से जो कंसीडर किया गया वो ये है कि 2023 में 7.9 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है और इनमें से 2 मिलियन लोग इंडिया में डेथ हुई है 2023 में। तो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट है, काफी सारे छोटी छोटी चीजों का एड्रेस किया गया, लेकिन जो मेजर चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी। हर साल ये इंडेक्स जारी किया जाता है, दुनिया में एयर पॉल्यूशन और उससे होने वाली डेथ को मेजर करता है। हेल्थ इफेक्टिव्स इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन इस रिपोर्ट को जारी करते हैं और यह रिपोर्ट पहली बार 2017 में जारी की गई थी। दोनों रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, एक है हेल्थ इफेक्टिव इंस्टीट्यूट, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड रिसर्च करता है। 1980 में संस्था स्थापित हुई थी, इसका हेडक्वार्टर यूएसए में है। ठीक है। सेकंड हम देखें तो इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन, ये 2007 में स्थापित हुई थी, हेल्थ रिसर्च के क्षेत्र में काम करती है, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। तो ये दो इंस्टीट्यूशन है जो कि रिपोर्ट को जारी करते हैं। आगे चलते हैं। ट्रेकोमा को समाप्त करने वाला 26वां देश वर्ल्ड का कौन बना? ट्रेकोमा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, किससे संबंधित डिसीज है? ट्रेकोमा आंखों से संबंधित बीमारी है, बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। नॉर्मली जब ट्रेकोमा होता है तो आंखों में रोशनी कम हो जाती है, आंखें लाल हो जाती है ना, बाहर बाहर इचिंग होती है आंखों में और काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो ट्रेकोमा आंखों से संबंधित रोग है, बैक्टीरिया के कारण फैलता है। रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है फिजी को। पैसिफिक ओशियन में, दक्षिण पैसिफिक ओशियन में एक देश है फिजी, एक आइलैंड कंट्री है, इसको ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है डब्ल्यूएचओ ने। और इसके बाद फिजी वर्ल्ड का 26वां देश बना है जो कि ट्रेकोमा फ्री घोषित किया गया। आपको ये पता है पिछले साल अक्टूबर मंथ में इंडिया को भी ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया था और इसके लिए प्रॉपर सर्टिफाइड किया गया इंडिया को 2025 में। 2025 में डब्ल्यूएचओ ने ट्रेकोमा फ्री सर्टिफिकेशन दिया था इंडिया को। इंडिया में पिछले 3 साल से ट्रेकोमा का कोई भी मामला देखने को नहीं मिला, तो इंडिया हो चुका है ट्रेकोमा फ्री। और अब ट्रेकोमा से मुक्त घोषित होने वाला डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग 26वां देश बना है कौन? तो यह है फिजी। ठीक है, तो घोषणा डब्ल्यूएचओ ने की है। यहां पर ट्रेकोमा इंपॉर्टेंट है, तो आईज से संबंधित एक संक्रामक रोग है। दुनिया में ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा कारण है ट्रेकोमा, इसीलिए इस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है क्लामिडिया ट्रेकोमैटिस, ये ट्रेकोमा का वाहक है और इसी बैक्टीरिया के कारण ट्रेकोमा रोग फैलता है। फिजी, यहां पर फिजी की बात कर रहे हैं तो कैपिटल है फिजी की, देखिए यहां पर अगर आप मैप पर देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में आएंगे तो ये अलग अलग पैसिफिक ओशियन के ज्योग्राफिकल रीजन है। ठीक है ना, जिसे ओसेनिया के नाम से जाना जाता है, मेलानेशिया के नाम से जाना जाता है, ओके, ऑस्ट्रेनेशिया के नाम से जाना जाता है। तो ये अलग अलग रीजन में बटा हुआ है। ये जो दक्षिण पश्चिम पैसिफिक ओशियन का ये हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में। तो यहां पर काफी सारी आइलैंड कंट्री है, इनमें से एक है फिजी। अगर आप यहां पर मैप पर मेंशन हुआ तो ये आप देख पा रहे हो, तो ये है फिजी। ठीक है, तो कैपिटल है सुआ, फिजियन डॉलर यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। यहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नहीं पूछे जाएंगे तो आप इनको छोड़ दो, पर कैपिटल याद रखिएगा, सुआ इसकी कैपिटल है। ओशेनिया के मेलानेशिया पार्ट में स्थित एक आइलैंड कंट्री है फिजी। अब यहां पर क्योंकि ओशेनिया की बात हुई है तो जैसा कि मैंने आपको बताया दक्षिण पश्चिम पैसिफिक ओशन में ज्योग्राफिकल रीजन है और इस रीजन में समुद्री क्षेत्र में 14 आइलैंड कंट्री आती है। तो ये पूरा जो एरिया है ना, ये 4 ज्योग्राफिकल सब रीजन में बटा हुआ है, जैसा कि ऑस्ट्रेनेशिया, मेलानेशिया,
माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, इस तरीके से। तो ये ऑल ओवर ओशियनिया में। हाल ही में राजेंद्र किशोर पांडा का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजेंद्र किशोर पांडा बहुत ही फेमस इंडियन पोएट और नॉवेलिस्ट। किस भाषा के पोएट हैं? तो ये उड़िया भाषा के पोएट थे। हालांकि इनको पद्म अवार्ड कभी नहीं मिला, लेकिन दूसरे काफी सारे अवार्ड इनको मिले और नेशनल लेवल पर ओडिया भाषा को प्रसिद्धि दिलाने में काफी इनकी उपलब्धियां थी, काफी फेमस थे राजेंद्र किशोर पांडा। पोएट और नॉवेलिस्ट राजेंद्र किशोर पांडा का हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, 81 ईयर की एज में इनका निधन हुआ है। एज ज्यादा थी, एज से संबंधित बीमारियों के कारण इनकी मृत्यु हुई है। तो राजेंद्र किशोर पांडा ओडिया लैंग्वेज के पोएट और नॉवेलिस्ट, ओडिशा से ही ये बिलोंग करते हैं। अवार्ड की बात करें तो 1985 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। यही सबसे बड़ा अवार्ड था। इसके अलावा 2010 में गंगाधर नेशनल अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया। ओडिया भाषा के पोएट, काफी सारी इनकी रचनाएं हैं, लेकिन रचनाएं इनकी बहुत रेयर है कि पूछी जाए आपसे, इसलिए रचनाओं को हमने नहीं लिया है। आप तो इतना याद कर लो कि राजेंद्र किशोर पांडा किस भाषा के पोएट थे? तो ओडिया भाषा के थे। हाल ही में इनका निधन हो गया। भारत के पहले केबल सस्पेंशन ग्लास ब्रिज का क्या नाम है? इंडिया का पहला केबल सस्पेंशन ग्लास ब्रिज ये बनाया गया है उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड में ऋषिकेश का जो रीजन है वहां पर यह बनाया गया है और इसे नाम दिया गया है बजरंग सेतु। उत्तराखंड में इसकी जगह पर पहले हमें एक लक्ष्मण झूला देखने को मिलता था, लेकिन वो ब्रिटिश काल में निर्मित किया गया था, तो 2020 में उसको बंद कर दिया गया था। अब उसको रिप्लेस करने के लिए भारत का पहला केबल सस्पेंशन ग्लास ब्रिज बनाया गया है ऋषिकेश में और इसको बजरंग सेतु नाम दिया गया। पहला ग्लास ब्रिज कहां पर? ऋषिकेश में। ऋषिकेश में दो गांव है नॉर्मली, एक तपोवन विलेज और एक जोंक विलेज। इन दोनों को ये कनेक्ट करेगा। किसको रिप्लेस करके? लक्ष्मण झूला नाम के एक ब्रिज को रिप्लेस करके बजरंग सेतु नाम का ये नया ब्रिज बनाया गया। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडिया का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है उत्तराखंड के ऋषिकेश में। उसके पहले जो लक्ष्मण झूला था ये ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का था, 2020 में बंद कर दिया गया और अब इसकी जगह पर गंगा रिवर पर बना है बजरंग सेतु। अगर लंबाई देखे तपोवन से लेकर जोंक विलेज को जहां तक टच करता है ना, इसकी टोटल लंबाई 132 मीटर है और इसको बनाने में टोटल कॉस्ट आई है 60 करोड़ रुपए। डन। बजरंग सेतु कहां पर? ऋषिकेश उत्तराखंड। केबल सस्पेंशन ग्लास ब्रिज इंडिया का पहला। डन। आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे आप सभी को बता देता हूं मैं। आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल स्पेशल पैकेज यहां पर अवेलेबल है। एसएससी सीजीएल के लिए लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको 10,000 जीएस के वन लाइनर मिल जाएंगे। एसएससी सीजीएल के लिए मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के टॉपिक वाइज आप ई बुक यहां पर ले सकते हैं, आपको मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर के 3 साल के जो सीजीएल के पेपर्स हैं उनका एनालिसिस आपको यहां पर मिल जाएगा। 30 मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, 2 साल का करंट अफेयर मिल जाएगा और काफी सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपको ये काफी मदद करेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एसएससी सीजीएल स्पेशल पैकेज की लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस पे। इसके अलावा सेंट्रल की EMRS जो स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम है उसके लिए आप टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए स्टडी मटेरियल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उस पर क्लिक कीजिए और इसे भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। क्रेजी जी कैटरी के एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की PDF मिल जाएगी। मॉक टेस्ट आपको काफी सारे फ्री हैं एप्लीकेशन पर, तो उसको भी चेकआउट कीजिएगा। तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले करंट अफेयर पर। चर्चित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? संजय गांधी नेशनल पार्क ये देखने को मिलेगा मुंबई में। संजय गांधी नेशनल पार्क काफी छोटा सा नेशनल पार्क है, लेकिन अभी ये बॉम्बे हाईकोर्ट के एक डिसीजन के कारण काफी सुर्खियों में रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने संजय गांधी नेशनल पार्क में जो इंक्रोचमेंट है, जो अतिक्रमण हो रहा है, उससे इस नेशनल पार्क को बचाने के लिए हाई पावर्ड कमेटी का इसने गठन किया है बॉम्बे हाईकोर्ट ने।
कमिटी का काम है एक तो नेशनल पार्क में बढ़ रहे इंक्रोचमेंट को कैसे कम किया जाए, रोका जाए, इस पर अपनी रिपोर्ट देना, और यहां पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें पुनर्स्थापित करना अदर प्लेसेस पर, ताकि संजय गांधी नेशनल पार्क को सुरक्षित किया जा सके, उसका कंजर्वेशन किया जा सके। तो बॉम्बे हाईकोर्ट के डिसीजन के कारण अभी यह सुर्खियों में रहा। मुंबई के बोरीवली क्षेत्र में यह नेशनल पार्क देखने को मिलता है। अब इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस पार्क में 2400 साल पुरानी एक कन्हेरी केव्स देखने को मिलती है, कन्हेरी की गुफाएं। किस नेशनल पार्क में ये क्वेश्चन आता है? तो संजय गांधी नेशनल पार्क, मुंबई में। ठीक है, 104 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है और इसका गठन किया गया था 1996 में, 1996 में। तो संजय गांधी नेशनल पार्क किस राज्य में? महाराष्ट्र। पर्टिकुलर सिटी पूछ ले तो बोरीवली। बोरीवली कहां पर है? मुंबई में। इंडिया के अदर नेशनल पार्क जो कि बहुत फेमस है, सुर्खियों में रहते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक बार नजर डाल लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत फेमस, एक सिंग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है, असम राज्य में। गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, गुजरात में। रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है कान्हा किसली नेशनल पार्क, ये बारासिंघा के लिए जाना जाता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी एमपी में, और पन्ना नेशनल पार्क भी हमको एमपी में देखने को मिलता है। केरला में जाते हैं तो पेरियार नेशनल पार्क बहुत फेमस है केरला में। असम में काजीरंगा के अलावा मानस नेशनल पार्क देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। फ्लावर वैली नेशनल पार्क उत्तराखंड में देखने को मिलता है। फूलों की घाटी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है उत्तराखंड में। और हेमिस नेशनल पार्क देखने को मिलता है लद्दाख में। तो ये अदर फेमस नेशनल पार्क है इंडिया के अलग अलग स्टेट के, कुछ ही यहां पर मैंने लिए हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, तो इनको एक बार देख लेना। आगे चलें। अंतरराष्ट्रीय लीड विषाक्तता निवारण सप्ताह 2025 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल लीड पॉइजनिंग प्रिवेंशन वीक। यह मनाया गया 2025 में 19 से लेकर 25 अक्टूबर तक। अक्टूबर के तीसरे वीक में नॉर्मली इसे मनाया जाता है, अक्टूबर का तीसरा वीक। तो इस बार ये 19 से लेकर 25 अक्टूबर तक मनाया गया। लीड जो होता है मतलब सीसा, लेड या लीड बोल सकते हैं आप इसको। सीसे की बात करें तो इससे होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए, जैसे निमोनिया जैसी बीमारी है, तंत्र का फेल्योर हो जाता है, तो ऐसी बीमारियों के निवारण के लिए, मतलब इससे जो बीमारियां फैलती है, लेड इसको बोलते हैं, इससे जो बीमारियां फैलती है उसकी उसके कारण या उसके लिए अवेयर करना लोगों को, यह है इंटरनेशनल लेड पॉइजनिंग प्रिवेंशन वीक। 19 से लेकर 25 अक्टूबर तक इसे मनाया गया है। ठीक है, तो 19 से लेकर 25 अक्टूबर तक। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 2013 में। WHO, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें यूएनओ भी शामिल है, इनके द्वारा मिलकर 2013 में इस वीक की शुरुआत की गई थी। अक्टूबर के तीसरे वीक में इसे मनाया जाता है। एक प्रकार का मेटल पॉइजनिंग है जो कि लेड से होती है या सीसे से होती है। ठीक है ना। अब देखिए, अदर मेटल से होने वाली अगर बीमारियां देखें तो एक है आर्सेनिक। इससे नॉर्मली हाइपर केराटोसिस भी होता है, मेलानोसिस भी होता है, कैंसर जैसी बीमारियां होती है अगर ये शरीर में बढ़ता है। लेड की बात करें, शीशे की, तो एनीमिया, तंत्रिका संबंधित रोग होते हैं, अभी हमने इसकी बात की है। मर्क्यूरी की अधिकता के कारण या पारे की अधिकता के कारण मिनी माता डिसीज होती है। इसके अलावा कैडमियम की बात करें, इटाई डिसीज देखने को मिलती है कैडमियम के कारण। थैलियम की अधिकता के कारण एलोफेसिया नाम की बीमारी होती है ना। एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण एंसेफेलोपैथी नाम की बीमारी होती है, मतलब दिमाग से संबंधित एक बीमारी। तो ये सारी अलग अलग जो धात्विक तत्व है या अधात्विक तत्व है, उनके कारण होने वाली ये बीमारी है। नॉर्मली धात्विक तत्व यहाँ पर मैंने आपको बताया मेटल्स, इनकी अधिकता के कारण बॉडी में जो बीमारी या डिसीज होती है वो यहाँ पर मैंने आपको मेंशन किए। तो हमारा क्वेश्चन है लेड से था, सीसे से था। तो इंटरनेशनल लेड पॉइजनिंग प्रिवेंशन वीक कब मनाया जाता है? तो ये अक्टूबर में मनाया जाता है। कब से कब तक? 19 से लेकर 25 अक्टूबर तक। ठीक है, आगे चलिए। IMD के अनुसार चक्रवात मोथा की उत्पत्ति कहां होने वाली है? यहां पर चक्रवात मोथा की बात की गई है। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये चक्रवात आएगा बे ऑफ बंगाल में। कहां पर? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है,
तो बे ऑफ बंगाल में मोथा नाम का एक चक्रवात आने वाला है 27 अक्टूबर तक, ये पूरी तरीके से आज बन जाएगा। ये चक्रवात का नाम जो है ना वो थाईलैंड के द्वारा रखा गया है। थाईलैंड में मोथा का मतलब होता है थाई लैंग्वेज में सुगंधित पुष्प, या जो मतलब खुशबू वाले फूल होते हैं ना, ऐसा कुछ मतलब निकाला जाता है, सुगंधित पुष्प। तो मोथा ये नामकरण किया है थाईलैंड ने। ये बे ऑफ बंगाल में आएगा, और बे ऑफ बंगाल में जो भारत के पूर्वी तट है इनको ये प्रभावित करने वाला है। जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है दक्षिण पूर्व में, ओडिशा ले लें, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनके तटों पर भारी बारिश होगी और यहां पर लैंडफॉल हो सकता है। इसीलिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मोथा तूफान के कारण, साइक्लोन के कारण। तो बे ऑफ बंगाल में बनेगा 27 अक्टूबर तक, ये आज बन जाएगा पूरी तरीके से। अभी गतिविधियां शुरू हो गई है, लो प्रेशर एरिया पहले से बना हुआ है और ये साइक्लोन के रूप में आज बदल जाएगा, और इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा के तट की तरफ ये बढ़ेगा और इन क्षेत्रों को ये प्रभावित करेगा। तो कहां पर आया है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि थाईलैंड ने इसका नामकरण किया। मोथा का मतलब होता है सुगंधित फूल। आगे आइए, स्पेन के ओशियन स्काई 2025 अभ्यास में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है? स्पेन के ओशियन स्काई 2025 अभ्यास, इसमें भाग लेने वाला पहला गैर नाटो कंट्री बनी है इंडिया। अभी तक क्या होता है, देखिए ये कोई रूल नहीं है कि केवल नाटो का देश ही पार्टिसिपेट करेगा, ये रूल नहीं है। लेकिन आज तक का जो इतिहास है ना, ओशियन स्काई 2025 एक्सरसाइज का, ये ओशियन स्काई को सही कर लेना, ओशियन स्काई। तो ओशियन स्काई 2025 अभी तक जितनी भी बार ये एक्सरसाइज आयोजित की गई है, ये देखा गया है कि हमेशा इसमें नाटो की मेंबर कंट्रीज ने ही पार्टिसिपेट किया है। लेकिन पहली बार यहां पर इस बार इंडिया ने पार्टिसिपेट किया 2025 में। इंडियन एयरफोर्स ने एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में पार्टिसिपेट किया। हर बार स्पेन में ही आयोजित की जाती है और स्पेन ही इसकी मेजबानी करता है। इस बार ये 20 से लेकर 31 अक्टूबर तक आयोजित की जा रही है एयरफोर्स एक्सरसाइज। ठीक है, आयोजन स्पेन का एक कैनरी आइलैंड है जहां पर गांडो एयरबेस देखने को मिलता है। स्पेन के एक आइलैंड पर, कैनरी आइलैंड पर, यहां पर इस एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है, ओशियन स्काई। ठीक है, नाटो के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन पहली बार इंडिया ने यहां पर पार्टिसिपेट किया है। 20 से लेकर 31 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। हर बार स्पेन ही इसको होस्ट करता है। एक बहुराष्ट्रीय एयरफोर्स एक्सरसाइज से हर साल ही आयोजित की जाती है। लास्ट क्वेश्चन, कुमार संगकारा का रिकॉर्ड तोड़कर वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? कुमार संगकारा का रिकॉर्ड तोड़कर वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं, ये हैं विराट कोहली। देखिए, वनडे में सबसे ज्यादा रन का जो रिकॉर्ड है ना, वो सचिन तेंदुलकर के नाम पर है। सेकंड पर थे कुमार संगकारा, अब तीसरे थे विराट कोहली अभी तक। लेकिन अब विराट कोहली ने कुमार संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ा है और वनडे में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। ठीक है, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ आपको पता है हमारी वनडे सीरीज चल रही है, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने थर्ड वनडे में विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ब्रेक किया है कुमार संगकारा का। ये श्रीलंका के प्लेयर है, श्रीलंकाई प्लेयर है, अब तो रिटायर हो चुके हैं, पर इनके नाम पर ये सेकंड सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। इनका रिकॉर्ड तोड़ा है विराट कोहली ने। विराट कोहली ने वनडे की 292 इनिंग में 14,235 से ज्यादा रन बनाए। कुमार संगकारा की बात करें, इन्होंने 380 इनिंग खेली है और 14,234 रन बनाए। तो 14,234 रन का रिकॉर्ड ब्रेक किया विराट कोहली ने। यहां पर सचिन तेंदुलकर की बात करें तो 452 इनिंग में सचिन तेंदुलकर ने 18,426 रन बनाए हैं, वनडे के इतिहास में सबसे ज्यादा। अब सेकंड पर आ गए विराट कोहली और तीसरे पर कौन? कुमार संगकारा। अब यहां पर एक और चीज, रोहित शर्मा भी लगातार रन बना रहे हैं और वनडे में रोहित शर्मा के 11,249 रन हो गए। तो अब कुमार संगकारा के बाद लिस्ट में रोहित शर्मा का भी नाम आता है।
ठीक है, इंडिया से तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी है भारत में, वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी तीसरे नंबर पर। पहले पर तो सचिन तेंदुलकर है, सेकंड पर विराट कोहली हो गए और तीसरे पर हो गए रोहित शर्मा इंडिया से। लेकिन ऑल ओवर बात करें तो फिर पूरे वर्ल्ड में कुमार संकारा तीसरे नंबर पर आएंगे, संकारा 14,234 रन के साथ। ठीक है, विराट कोहली दिल्ली से आते हैं, सबसे ज्यादा 51 वनडे सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। इनके अवार्ड देखिए तो 2013 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, 2017 में विराट कोहली को पद्मश्री दिया गया था और 2018 में फाइनली राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है विराट कोहली। ठीक है ना, वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे प्लेयर हैं वर्ल्ड में सचिन तेंदुलकर के बाद। डन। यहां पर 27 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए, एक एक क्वेश्चन एक एक फैक्ट को समझा। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। अंकटाड के 16वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? अंकटाड के 16वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। गुजरात में किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई है? तो यह है कोटाड़ा भादली नाम के प्लेस पर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल निशस्त्रीकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है कब से कब तक? 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। आगे आ जाएं। वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 का पुरस्कार भारत के किस बैंक ने जीता या किस बैंक को दिया गया? तो यह एसबीआई को दिया गया। फिर आईटीबीपी अपना 64वां स्थापना दिवस मना रहा है। आईटीबीपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी या कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1962 में आईटीबीपी की स्थापना की गई थी। फिर किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कॉर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बीरर नामित किया गया? तो ये हो जाते हैं अभिनव बिंद्रा। भारत की पहली रियल टाइम बाण पूर्वानुमान प्रणाली कहां पर लॉन्च की गई है? तो इसे लॉन्च किया गया है चेन्नई में। पीयूष पांडे जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पीयूष पांडे एडवर्टाइजिंग के लिए जाने जाते हैं। भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को उनकी किस कृति के लिए 2025 ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से सम्मानित किया गया? तो यह है द बर्निंग अर्थ एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर। अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? यह बना है केरला। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के थे, रिवाइज हो जाते हैं हमारे। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देख लें। 97th ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता? तो यह जीता था एनोरा मूवी ने। फिर वास्तुकला के नोबेल के रूप में जाना जाने वाला प्रित्जकर अवार्ड 2025 में दिया गया लिउ जियाकुन को, जो कि चाइना से आते हैं। फिर भारत के 76th रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट प्रबोवो सुबियांतो थे, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। ध्यान से सुनना। रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना कब की गई थी? फिर 2025 वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता? और उधवा झील जो कि एक वेटलैंड साइट है, रामसर साइट है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तीनों क्वेश्चन को पॉज करके आराम से पढ़ो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, एप्लीकेशन को चेकआउट करना, क्योंकि वहां पर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी, उससे वहां से कलेक्ट करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। रोज जिस भी डे की आपको चाहिए वो वहीं पर मिलेगी। चलिए, कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।